वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर और उसमें से हमने लिया है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये जो है लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आजकल। तो इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम देखते हैं कि क्या कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से बन रही है, कहाँ से आ रही है और इसके पीछे का क्या लॉजिक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आज के टाइम पर ना कोई भी आप इक्विपमेंट चलाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ना, डोंट वेस्ट टाइम। तो आगे हम चलेंगे, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। तो किसी भी मैटर के पास में ना इलेक्ट्रिकल नेचर होता है। इसका क्या मतलब है, कोई मैटर अगर है तो उसके पास में इलेक्ट्रिकल गुण है, ये कहाँ से आया ना। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिकल नेचर कहाँ से आया। तो हमारा जवाब ये है कि उसके पास में ना जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे सिंपली द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, आप इसको लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर इज इनहेरेंट, विच इज इनहेरेंट। इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर इज इनहेरेंट। तो मैटर का जो भी द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर इज इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, अंदरूनी, यानी कि इंटरनल। ये उसका क्या है, इंटरनल मैटर है। द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर इज इनहेरेंट इन द एटम, ओके, इन द एटम, in the atoms of all substances, जितने भी substances होंगे उनके पास में क्या है, एटम्स हैं। और उन एटम्स की क्या है, अपनी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। उस इंटरनल प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, उनका इलेक्ट्रिकल नेचर कहते हैं। ओके, दिस वन। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रिकल नेचर है ये एग्जिस्टेंस में कैसे आएगा, यानी कि बाहर कैसे आएगा, किस तरीके से हम इसको फील कर पाएंगे। अगेन, क्या हम इसको फील कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम इसको फील कर सकते हैं। तो सिंपल जो इसका रीजन है इसके बाहर आने का, वो क्या हो गया, आप क्या करेंगे, दो बॉडीज़ को क्या करने वाले हैं, रब करने वाले हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल नेचर है किसी भी मैटर के पास में है, वो बाहर कब आएगा? तो इसका जवाब हो गया, जब हम दो बॉडीज़ को क्या करेंगे, रब करेंगे, आपस में घिस देंगे, तो उसके बाद में क्या होगा, वो चार्ज हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं व्हेन टू बॉडीज़ आर रब्ड ना। अगर आप उनको क्या करने वाले हैं, दोनों को रब करने वाले हैं, रब्ड टुगेदर, देन तब हम कह सकते हैं बोथ बॉडीज विच इज बिगिन टू अट्रैक्ट, ये इसका कारण है। तो पहला सवाल है कि इलेक्ट्रिकल नेचर मैटर के पास कहाँ से आया। तो हमने कहा उसको नेचर ने दिया है, ये उसकी क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज़, इस नेचर को हम, मैटर के इस नेचर को बाहर निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा, तो हमको इनको क्या करना पड़ेगा, रब करना होगा। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर देन बोथ बॉडीज बिगिन टू अट्रैक्ट। तो अगर हम जब दो बॉडी को रब करेंगे तो क्या एक ही बॉडी के पास में ये गुण आएगा? नहीं। तो ये क्या आएगा, जितनी बॉडीज को आप आपस में रब करने वाले हैं उन सब के पास में क्या आ जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएंगी। और उसके बाद में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लेंगे। जैसे जैसे हमने क्या कहा, लाइक हमारे पास में ना स्मॉल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर हो गए। जैसे आप देखते हो कॉटन, आपके पास में छोटा सा रुई वगैरह हो गया, आपके पास में स्ट्रॉ, छोटे से जो टुकड़े हैं, इन सभी चीज़ों को अगर आपस में, जैसे हमने क्या किया, एक गेम हम खेलते थे ना, तो जैसे हम लोग स्केल को, क्लास में जब बैठे रहते थे तो स्केल को ना ऐसे अपने सर पर ऐसे घिसते थे और उसके बाद में हम एक जादू दिखाते थे कि देखिए अब ये जो स्केल है ना, वो क्या होगा, ये छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को क्या करता था, ऐसे ऊपर की ओर उठा देता था ना। ऐसा हम मैजिक किया करते थे। तो मैजिक के पीछे क्या रीज़न है, मैजिक के पीछे ये रीज़न है, जब हमने हमारे पास में स्केल को क्या किया था, रब किया था। जैसे स्केल को हमने रब कर दिया तो रब करने के बाद में क्या हो गया था, वो कैसा हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया, यानी कि चार्ज हो गया, वो चार्ज हुआ और उसने दूसरे ऑब्जेक्ट, छोटे से जो पेपर के टुकड़े हैं, कॉटन है, उसको क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। ये इसकी कहानी है। ओके, अब इसमें जैसे ये तो हमने बता दिया कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो क्या ये अपने आप ही हो गया था, ये अपने आप ही इसको पता चल गया था, क्या कोई इसके पीछे कोई था, किसी का दिमाग था कि जो इसको क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट किया। यस, ऑब्वियसली इसको ना एक्सपेरिमेंट किया था एक दैट वाज आपके फिलोसोफर थे ना, एक ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है, एक ग्रीक फिलोसोफर थे, दैट वाज थेल्स।
फिलोसोफर, एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उनका नाम क्या था? थेल्स ना, ये था आपका थेल्स। और थेल्स थ्योरम आप क्लास 10th मैथ्स में पढ़ते भी है ना, थेल्स थे। और ये समय था आपका विच वॉज 1600 BC, 1600 BC का समय था। उस वक्त इन्होंने क्या किया था? ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ, मैटर को अगर हम क्या करेंगे, आपस में रब करेंगे तो उनके पास में ना अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। और इसको इन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रिकल नेचर इन्होंने नाम दिया था। तो यहाँ आपको ये पूछा जाएगा जैसे कि चार्ज इलेक्ट्रिकली, कोई बॉडी जो होगी ना वो चार्ज होगी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया होगा? दो बॉडीज को आपस में रब किया होगा, तो उसके पास में क्या आ गया? चार्ज आ गया। तो हमने कहा कि ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। तो किस तरीके से लिखेंगे? हम कह सकते हैं ऑन एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर रबिंग टू बॉडीज, जब हम दो बॉडी को क्या करेंगे? रब करेंगे, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? देन इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड या इलेक्ट्रिकली या चार्ज इलेक्ट्रिकली, सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड। या तो इसको आप क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रीफाइड कह सकते हो, इलेक्ट्रीफाइड। और दूसरा नाम क्या हो सकता है? चार्ज इलेक्ट्रिकली है ना, चार्ज इलेक्ट्रिकली हम इसको कह सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया। तो जब भी हम दो बॉडीज़ को क्या करेंगे? रब करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ करेंगे, ये कैसा हो गया? चार्ज इलेक्ट्रिकली हो गया या इलेक्ट्रीफाइड हो गया। ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा। तो क्या प्रैक्टिकली में भी ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं या फुटबॉल मैच देखते हैं या कोई भी गेम आप खेलते हैं, तो ये कहते हैं कि देखिए अभी खिलाड़ी क्या करेगा ना, कुछ देर के बाद में, जैसे एक बॉल, दो बॉल या एक ओवर के बाद में वो बहुत अच्छा खेलने लगता है, और हम कहते हैं कि उसके पास में बहुत सारा पोटेंशियल है। अब वो क्या हो गया? चार्ज हो गया ना, ऐसा हम कहते हैं। तो चार्ज हो जाएगा, तो बॉडी क्या होगी? वार्म अप हुई। ओके, बॉडी वार्म अप होगी, तो उसके जो चार्ज हैं वो क्या होगी? बाहर निकल के आगे, तो वो अच्छी तरह से खेल पा रहा है। या आप कोई भी गेम वगैरह खेल रहे हैं, तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं? वार्म अप करते हैं। तो आपको ये सिखाया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सीधे सीधे एक्सरसाइज ना करें, और पहले क्या करें? आप उसको वार्म अप करें, जिससे कि चार्ज क्या हो जाएंगे? बाहर निकल के आ जाएंगे, यानी कि आप इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल में भी देखा गया, कभी आप अपने दोस्तों के साथ में ना ऐसे टकरा जाते हैं, आपकी कोहनी टकरा जाती है, तो एक बहुत बड़ा झटका लगता है ना। तो ये क्या हुआ? इट मीन्स हमारी बॉडी में भी चार्ज है, उसकी बॉडी में भी चार्ज है। जब दोनों के चार्ज आपस में टकराए, या हम लोग दोनों की बॉडी के बीच में क्या हुआ? रब हुए दोनों बॉडी, तो चार्ज बाहर निकल गया। और इस तरीके से हमको क्या लगता है? एक झटका लगता है ना। अगेन बहुत सारे एग्जाम्पल दिखते हैं, जैसे हम क्या करते हैं जाड़ों के दिन में ना, ऐसे कंबल को ओढ़ लेते हैं, ब्लैंकेट को ओढ़ते हैं, तो उसमें एक चल 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 इस तरीके से आवाज़ निकल के आती है ना। तो और लाइटनिंग भी होती है। तो क्या है? जो वो बॉडी, जो हमारा कंबल था, ब्लैंकेट था, वो आपस में रब हुआ ना, उसके पार्टिकल, तो वो चार्ज क्या हो गया? बाहर निकल के आ गया, विच मीन्स चार्ज इलेक्ट्रिकली। और अगेन आप देखते भी हो, जो जंगल में आग जलाते हैं, पत्थर से पत्थर को घिस देते हैं, ऐसे लकड़ी से ना आग जलाने वाला काम, वहाँ भी क्या हो रहा है? रबिंग ही हो रहा है, रबिंग हो रहा है। तो ये आइडिया जो था, दैट वाज एक ग्रीक फिलोसोफर थे, थेल्स, 1600 BC के टाइम पे उनके दिमाग में ये आइडिया आया था, तो उन्होंने हमको ये कंसेप्ट दिया। उसके बाद में ना उन्होंने बहुत सारे बॉडी, जैसे अंबर है, सिल्क है, बहुत सारे मटेरियल को उन्होंने आपस में रब किया, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी वाला जो कंसेप्ट है, जो चार्ज वाला, ये इलेक्ट्रिकली नेचर वाला जो कंसेप्ट है, उन्होंने हमको दिया। तो अगला कंसेप्ट देखिए, यहाँ कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी हम किसको कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी ना, तो ये हमारे पास में पुरानी डेफिनेशन है। इन ग्रीक लैंग्वेज अंबर इज सेड टू बी इलेक्ट्रॉन। तो हमने बताया ना कि अंबर हो गया, गिलास हो गया, बहुत सारे मटेरियल को वो क्या करते थे? बार बार एक दूसरे के साथ रब कराते थे, फिर उनको छोटे छोटे जैसे घास के तिनके हो गए या पेपर के टुकड़े हो गए, उनके साथ ले जाके उनके पास में ले जाते थे, तो उन पर चिपक जाते थे ना। तो उससे क्या हुआ? अंबर के पास में ये प्रॉपर्टी आ गई कि वो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? अपनी ओर को खींच रहा है। तो यहाँ इसके अनुसार डेफिनेशन क्या होगी? इन ग्रीक लैंग्वेज अंबर इज सेड टू बी इलेक्ट्रॉन। वो अंबर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड द एनर्जी ड्यू टू विच, जिसके वह एनर्जी जिसके कारण अंबर एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट बॉडीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो उनके टाइम की डेफिनेशन क्या है कि अंबर एक मटेरियल है, उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अब हमने क्या किया? अंबर मटेरियल को क्या किया? दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने रब किया, और अंबर क्या कर रहा है? वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को
अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और उसकी ये अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी ना, जिसके कारण कि उसमें एनर्जी आ गई है और वो अट्रैक्ट कर पा रहा है, इस चीज़ को उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज कहा है। लेकिन मॉडर्न टाइम पर हम ना इलेक्ट्रिसिटी की ये डेफिनेशन नहीं देते हैं, हम दूसरे तरीके से इसकी डेफिनेशन देते हैं। ओके, सो अगर हम प्रेजेंस केस में इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन देखेंगे, या हम आपसे पूछेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, तो जवाब यही आएगा कि जो बल्ब के अंदर में चल रही है वो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारे रेफ्रिजरेटर को चलाती है वो इलेक्ट्रिसिटी है, जो घर की मोटर को चलाती है वो इलेक्ट्रिसिटी है ना। जितने भी इक्विपमेंट्स लाइट से चलने वाले हैं उसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रिसिटी कहते हो। तो आप हमको इस तरीके से एग्जाम्पल दे देते हो। तो मॉडर्न फॉर्मेट में इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया, यहाँ आपको इलेक्ट्रिक करंट से लगाया जाता है इन वायर, कहाँ पर को चल रही है, जो करंट वायर में चल रही है वो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट मोटर में चल रही है वो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारे बल्ब में चल रही है वो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म ही होती है। दैट कम्स फ्रॉम द मोशन ऑफ टिनी पार्टिकल्स, और ये किसके कारण आती है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मोशन के कारण आती है। इनसाइड एंड इन बिटवीन द एटम्स, तो एटम्स के अंदर और एटम्स के बीच में जो मोशन हो रहा है उसके ही कारण, वही एक कॉज है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, क्रिएट करता है ना। तो एक डेफिनेशन किसकी थी, थेल्स की थी, जो अंबर के अकॉर्डिंग आया, और प्रेजेंट केस में हम इलेक्ट्रिसिटी की ये डेफिनेशन देते हैं। सो अगला जो पॉइंट है दैट इज वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो सेम एज इट इज ना, क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि बॉडी के पास में क्या है, मास है। अब मास कहाँ से आया, तो हमने कहा कि नेचर ने हमको दिया है। तो जितने भी इंटरनल पार्टिकल्स हैं वो सब हमको क्या करते हैं, मास को, हमारी बॉडी जितने भी पार्टिकल से बनी है वो मास को डिपेंड करती है, यानी कि वो मास को रिफर करती है। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज भी क्या है, उसी तरीके से जैसे मास क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, तो सेम एज इट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनहेरेंट या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। तो आप इसको, इसके लिए अब ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है, तो इसको लिखना है आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, ऑफ एनी मैटर। कोई भी जो मैटर होगा उसकी जो आंतरिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब हमने कहा कि दो बॉडीज़ को हम आपस में रब कर रहे हैं ना, दो बॉडीज़ को आपस में रब कर रहे हैं, तो वो रब करने के बाद में एक दूसरे को अट्रैक्शन कर रहे हैं या रिपल्सन कर रहे हैं, दैट इज, तो अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी करेंगे वो क्यों कर रहे हैं, तो हमने जवाब दिया उसके पीछे इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो हम कह सकते हैं द अट्रैक्शन इज द अट्रैक्शन, ऐसा आप लिख सकते हैं, द अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज, अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण क्या होना है, इन पर क्या आ रहा है, आपका अट्रैक्शन का अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, चार्ज प्रोड्यूस्ड। जो भी चार्ज यहाँ को बना है उसके कारण कोई भी मटेरियल क्या कर रहा है, दूसरे मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ से कहानी हमारी शुरू होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज, आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो आपने कहना है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, द अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड। तो उनके अंदर में जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना, उसी कारण होती है। तो देखिए हम इसमें डिस्कशन भी कर रहे थे, तो हमने कहा कि अभी जो बैट्समैन हमारा है वो क्या करेगा ना, वो बड़ी तेज़ी से शॉट मारेगा, क्योंकि उसको चार्ज होने दो, थोड़ा टाइम उसको चार्ज होने में लगता है। जैसे आपने कहा कि मोबाइल जो है अभी स्विच ऑफ हो गया है, उससे हम बात तब कर पाएंगे जब वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा ना। तो इस तरीके से वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं अगेन। तो यहाँ पर को आए हम लोग चार्ज पर। तो ये जो चार्ज हैं वो कितने तरीके से हो सकते हैं, तो अगली हेडिंग हम इसमें लगाने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज़, लिखिए टाइप्स ऑफ चार्जेस ना, यहाँ बनेगा आपका टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो ये बड़े एक्सपेरिमेंट यहाँ को किए गए, इन्होंने ना एक्सपेरिमेंट किए कि चार्ज कितने तरीके से हो सकते हैं। पहले ये समझा जाता था कि चार्ज ना एक तरीके से हो सकता है, जैसे हमने इसका कंपेरिजन किसके साथ करवाया, मास के साथ में। हमने कहा कि जैसे मास है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उस तरीके से चार्ज भी कैसी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है।
तो ठीक हो गया। तो दोनों सेम सेम गुण रख रहे हैं, तो मास एक तरीके का है, तो मास अगर एक तरीके का है तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक तरीके का होगा, बट ऐसा नहीं हुआ ना। अच्छा, ये हमको कैसे पता चला कि मास एक तरीके का है? क्यों? क्योंकि देखिए ना, हमने क्लास 9th में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या हो गया, अगर हमारे पास में एक बॉडी है m1 और दूसरी बॉडी कैसी होगी आपके पास में m2 ना, m1 हो गया, m2 हो गया, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है r, अगर हमारे पास में है तो इनके बीच में फोर्स लगता है। ये हमको किसने बताया था? क्लास 9th में न्यूटन अंकल ने हमको ये बताया। तो इनके बीच में कितना फोर्स लगता है? उन्होंने कहा था कि जो फोर्स लगेगा वो दोनों के मासों के प्रोडक्ट के बराबर और साथ में उनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा इन्होंने कहा था ना। अगेन अब इससे हमको क्या प्रूफ हो रहा है कि मास एक प्रकार का होता है। तो इससे इसलिए प्रूफ हो रहा है, जैसे देखिए अगर हमारे पास में अर्थ हैं और जैसे अर्थ क्या कर रही है ना, सन के चारों ओर रिवोल्यूशन कर रही है, अर्थ का एक मास है, सन का एक मास है, तो वो रिवोल्यूशन ही कर रही है, उससे दूर क्यों नहीं जा रही है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। सन के ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया है? अर्थ को पकड़ा हुआ है, इसलिए उसके चारों रिवोल्यूशन कर रही है। ओके, नेक्स्ट, इसका मतलब फोर्स कैसा आया? अट्रैक्शन आया। दूसरी चीज़ देखो, अगर अर्थ के चारों ओर मून रिवोल्यूशन कर रहा है, मून रिवोल्यूशन कर रहा है, तो मून जो है ना अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर बाहर क्यों नहीं जा रहा है ना? तो यहाँ जवाब फिर से क्या आया? अर्थ के पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया हुआ है? मून को अपनी ओर अट्रैक्ट किया हुआ है। मून का अर्थ का मास है, मून का मास है, और फोर्स कैसा लगा? अगेन अट्रैक्शन वाला फोर्स लगा भाई। तो इसलिए न्यूटन का जो फोर्स आया वो मास पर जो बेस्ड था, उन्होंने कहा कि मास क्या है? केवल एक ही प्रकार का है। अगर दो प्रकार के मास होते ना तो कभी अट्रैक्शन वाला फोर्स लगता, कभी रिपल्सन वाला फोर्स लगता है। अगेन सिंपली, अगर आप छत से जंप करोगे तो आपके पास ही मास है और हमारे अर्थ के पास ही मास है, तो हम हमेशा कहाँ आते हैं? नीचे की ओर आते हैं, नीचे की ओर आते हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है? अगेन अर्थ ने हम पर कैसा फोर्स लगाया? अर्थ ने हमको ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का मास था, तो हम नीचे की ओर आए। ऐसा हो जाता कि अगर हम छत से जंप करते और हम ऊपर की ओर उड़ जाते, तो हमको क्या पता चलता कि अच्छा नहीं, मास कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि कभी वो अट्रैक्शन लगा रहा है, कभी रिपल्सन लगा रहा है। बट ऐसा होता नहीं ना, क्योंकि हमेशा फोर्स कैसा है? अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्शन का काम करता है, अट्रैक्शन का काम करता है। ओके, ये तो प्रूव हुआ किसकी काम विशेष ग्रेविटेशन लॉ में मास हमको बताता है कि मास एक तरीके का है। तो इन्होंने चार्ज को दो प्रकार का कैसा बताया ना, हाँ उसको थोड़ा सा देखते हैं कि चार्ज यहाँ पर इन्होंने दो टाइप बताने से पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो मास तो यहाँ प्रूव हो गया कि मास एक प्रकार का होगा, क्योंकि हमेशा मास के बीच में अट्रैक्शन और फोर्स लगता है, कभी रिपल्सन देखा ही नहीं गया, तो एक ही तरीके का फोर्स। तो चलते हैं हम लोग विच इज चार्ज के टाइप्स कितने तरीके से हो सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं, लेकिन हुए कैसे? चेक इट। तो देखते हैं ना चार्ज को किस तरीके से डिफाइन कर पा रहे हैं। तो इन्होंने क्या लिया? एक रिजिड, ये हमारे पास में एक रिजिड वॉल है, एक दीवार है, और उस पर हमने ना एक रोप लगा दी, रस्सी लगा दी, और यहाँ इन्होंने कुछ मटेरियल ले लिए। चलिए देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जैसे मान लो ये क्या है आपके पास में? गिलास की एक रॉड है, और ये भी क्या है आपके पास में? गिलास की रॉड है। तो दोनों को आपस में इन्होंने क्या कर दिया? रब किया। जैसे इन्होंने दोनों को आपस में रब किया और फिर इस तरीके से इनको हैंग कर दिया, ऐसे लटका दिया, तो इन दोनों ने आपस में क्या कर दिया? एक दूसरे को क्या कर दिया? रिपल्सन कर दिया, एक दूसरे को रिपल्सन कर दिया। क्यों? देखिए, पहले इन दोनों में किसी तरीके से अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं हो रहा था ना, लेकिन जैसे इन दोनों को रब किया गया तो इसके अंदर में क्या आ गया? इसके अंदर में चार्ज आ गया। अब चार्ज आ गया तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला काम करेंगे ना, इस तरीके से ये क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। ओके, तो दोनों गिलास रॉडों को जब रब करने के बाद ऐसा लटकाया गया तो एक दूसरे को क्या किया? इन्होंने दूर धकेल दिया, दूर फेंका। ओके, अब दूसरे केस में इन्होंने कोई दूसरा मटेरियल ले लिया, जैसे इन्होंने गिलास ले लिया और इन्होंने अब क्या ले लिया? सिल्क ले लिया, सिल्क। दूसरा मटेरियल इन्होंने क्या लिया? सिल्क, अंबर, कुछ भी ले लो। तो फिर इन्होंने सिल्क और सिल्क को आपस में रब किया, इस तरीके से इन्होंने इनको हैंग किया। जब हैंग करने के बाद जैसे इन्होंने रब किया तो इनके पास में चार्ज आ गया ना। तो वही हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है कि किसी मटेरियल से अगर हमको चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली रब करेंगे ना। तो इन दोनों को ऐसे लटका दिया तो फिर से इनके बीच में कैसा आ गया? रिपल्सन का फोर्स, विच मीन्स ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर धकेल रहे थे, ये रिपल्सन वाली कहानी आ गई। अब इन्होंने क्या किया? तो अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि इनका काम क्या है? रिपल्सन का काम है, इनका काम रिपल्सन का है। ओके, यहाँ तक चल रहा है कि चार्ज क्या हो सकता है? एक ही तरीके का हो सकता है बस। अब देखिए दूसरी बात इन्होंने गिलास को आपस में रब किया था, एक रॉड यहाँ से उठा ली इन्होंने गिलास की, और एक रॉड यहाँ से उठा ली इन्होंने सिल्क की। तो ये जब मटेरियल को इन्होंने आपस में रखा, दोनों चार्ज थे, तो इन दोनों ने क्या कर दिया? इन दोनों ने इनको अट्रैक्ट कर दिया, बस हो गया।
तो यहाँ पर कैसा था रिपल्शन, यहाँ कैसा हो रहा था रिपल्शन, और यहाँ कैसा हो रहा था अट्रैक्शन होता। तो दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, दोनों तरीके की अगर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। ये है आपका रिपल्शन, यहाँ भी कैसा हो रहा है रिपल्शन, और यहाँ कैसा है आपका अट्रैक्शन, यहाँ कैसा हो गया आपका अट्रैक्शन हो गया। तो विच मीन्स क्या चार्ज एक प्रकार का हो सकता है? नहीं, चार्ज एक प्रकार का नहीं हो सकता है। कभी वो दूर फेंकने वाला हो सकता है, कभी दूर फेंकने वाला हो सकता है, कभी अट्रैक्शन वाला हो सकता है। इस तरीके से हमने डिसाइड किया कि चार्जेज आर टू टाइप्स, द चार्जेज आर टू टाइप्स कि दो तरीके के क्या होते हैं चार्जेस होते हैं। अगेन अब इनको क्या था ना, जैसे नाम देने की बारी थी, तो इनको हम क्या नाम देंगे ना, तो चिंटू बिंटू भी आप इनको नाम दे सकते हो, बट इन्होंने चिंटू बिंटू ऐसा नाम नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, एक को इन्होंने नाम रख दिया पॉजिटिव चार्ज, एक को क्या नाम रखा इन्होंने पॉजिटिव चार्ज रखा, और दूसरे को इन्होंने क्या नाम दिया नेगेटिव चार्ज, इनको इन्होंने नेगेटिव चार्ज नाम दिया। ओके, पॉजिटिव को लिखने के लिए आप इस तरीके से लिखिए, नेगेटिव को लिखने के लिए बाद में इस तरीके से लिखिए। तो अब देखते हैं, तो अब ये दूर दूर वाले क्या हो सकते हैं, ये पॉजिटिव हो सकते हैं, और ये दूर फेंकने वाले कैसे, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव तभी तो दूर धकेलेंगे, ये नेगेटिव हो सकते हैं, और अगेन एक पॉजिटिव हो सकता है और एक क्या हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, तभी इनके बीच में क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया होगा। तो यहाँ तक ये हमारे पास में है। तो चार्ज की हमारे पास में दो प्रॉपर्टीज आ गई कि कैसे हो सकते हैं, आपके दो तरीके हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं। तो इनको जो नाम दिया था ना, ये जो नाम दिया था पॉजिटिव चार्ज, अब कभी जीके वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो वो अंकल थे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन करके एक अंकल थे। तो उन्होंने चार्ज के दो नाम रखे, विशेष पॉजिटिव चार्ज और साथ में कैसा था नेगेटिव चार्ज था। तो एक चार्ज से हम थोड़ा सा यहाँ को समझ सकते हैं, एक टेबल हम बनाने जा रहे हैं विच इज़ प्रोडक्शन ऑफ चार्जेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट। जब दो चार्ज ऑब्जेक्ट को हम आपस में रब करेंगे तो किसके पास में पॉजिटिव चार्ज आता है और किसके पास में नेगेटिव चार्ज आता है। एक सिंपल यहाँ पर आप चार्ट याद कर सकते हैं। जैसे अगेन पहला हमने क्या किया, एक ओर ले लिया गिलास और दूसरी ओर हमने क्या ले लिया सिल्क ले लिया, तो जब भी हम गिलास और सिल्क को आपस में रब करेंगे तो उससे हमको पता चला कि हमने इनको नाम दे दिया ना, किसी ने कोई ना कोई पैटर्न तो हमको अपना था। तो हमने कहा कि गिलास के पास में आगे कैसा आएगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के पास में कैसा आएगा आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरा केस, दूसरे में हमने क्या लिया कैट स्किन यानी कि बिल्ली की खाल को हमने क्या किया इबोनाइट एक मटेरियल है। बिल्ली की खाल को जब हम इबोनाइट मटेरियल के साथ में रब करेंगे तो बिल्ली की खाल के पास में कैसा आएगा पॉजिटिव चार्ज और इबोनाइट के पास में कैसा आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से हमको ये भी पता चल गया ये पॉजिटिव चार्ज और दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, इस तरीके से आपको मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, जैसे हमने वूलन क्लॉथ हम जाड़ों के दिनों में वूलन क्लॉथ जब पहनते हैं तो अगेन उसमें चड़चड़ वाली आवाज़ आती है ना। तो अगेन वूलन क्लॉथ को हमने क्या कर दिया अंबर के साथ में रब किया। अंबर जो मटेरियल है, ये एक मटेरियल रहता है, अंबर के साथ में रब किया तो इसके पास में कैसे चार्ज आता है पॉजिटिव और अंबर के साथ में कैसा आता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट नंबर 5 वूलन क्लॉथ, फिर से हमने क्या किया वूलन क्लॉथ को क्या किया वूलन क्लॉथ को रबर के साथ में हमने क्या कर दिया है रबर के साथ में रब करते हैं तो वूलन क्लॉथ के पास में तो पॉजिटिव चार्ज आता है, रबर के साथ में कैसा आता है नेगेटिव चार्ज आता है। अगेन 1 2 3 एक बार अगेन ना, फिर से हमने क्या किया वूलन क्लॉथ को हम रब करने वाले हैं किसके साथ में प्लास्टिक के साथ में जब हम रब करेंगे तो इसके पास में कैसा चार्ज आएगा, इसके पास पॉजिटिव, इसके पास में आएगा नेगेटिव। अगेन जो हम बचपन में किया करते थे, खैर यहाँ पर हम कंघी तो रोज़ ही करते हैं। अगर हमने क्या किया ड्राई हेयर हमारे जो सूखे हुए बाल हैं उस पर हमने क्या कर दी कंघी कर दी ना, कॉम्ब कर दी है, तो इससे क्या होगा ये भी चार्ज हो गया, तो सूखे हुए जो बाल हैं हमारे उसके पास आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और जो कॉम्ब है उसके पास में कैसा आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो छोटे मोटे एक आध नंबर के क्वेश्चन ये बनाए जा सकते हैं। इस चार्ट से आपको पता चल रहा है कि गिलास, कैट स्किन, वूलन क्लॉथ्स जो होंगे, ड्राई हेयर्स जो होंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, सिल्क हो गया, इबोनाइट हो गया, अंबर, रबर, प्लास्टिक, कॉम्ब, इनके पास में कैसा आता है नेगेटिव चार्ज आपको मिलता है। सो वीडियो को हम यहीं रोकेंगे, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें इसको।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेज। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।